हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेली करंट अफेयर शो। आज है 8 मई 2021। तो जो 8 मई 2021 की है हमारी दैनिक शमशान की, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो यदि आप किसी भी एग्जाम जैसे आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, पैट या किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका करंट अफेयर के साथ ही साथ स्टैटिक जीके का पोर्शन भी पूछा जाता है, तो ये क्लास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास होती है, क्योंकि इसमें हम करंट अफेयर के साथ ही साथ स्टैटिक जीके का पोर्शन जो होता है उसको भी कवर करते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के साथ हम बात करेंगे, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक को रोकने के लिए ऑनलाइन कैंपेन चलाया गया, यह कौन से नंबर का ओलंपिक है? आपको पता है टोक्यो का जो ओलंपिक है वैसे होना कब था? टोक्यो ओलंपिक 2020 में होने को जापान, टोक्यो जो है जापान का शहर है, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के चलते इसको आगे बढ़ाया गया और एक साल के लिए इसको टाल दिया गया। तो इसकी जो डेट रखी गई वो 2021 में होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, ये पहली बात तो ये 32वें नंबर का ओलंपिक होगा, और इसको जो है अभी भी आपको पता है कोविड-19 की सेकंड वेव जो है वो चल रही है, और इसकी थर्ड वेव आने की भी पूरी संभावना जताई गई है, क्योंकि थर्ड वेव भी आने वाली है तो जो कि रोके से नहीं रुकने वाली है। तो इसके लिए 32वां जो ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक है उसको रोकने के लिए ऑनलाइन कैंपेन चलाया गया कि इसमें जो है जो खिलाड़ी हैं, एथलीट हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है, इसीलिए ये टोक्यो ओलंपिक है इसको रोका जाए या फिर रद्द किया जाए। तो इसके लिए ऑनलाइन कैंपेन चलाया गया 32वां ओलंपिक। आज हम ओलंपिक के बारे में जानेंगे, ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, उन सब के बारे में बताने वाला हूं। भारत ने अभी हाल ही में जो ओलंपिक हुए हैं उसमें कौन कौन से मेडल जीते, सभी के बारे में जो कि आपके एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में मैं बात करूंगा। देखो, टोक्यो ओलंपिक 2020 इसमें होने वाला था, लेकिन इसका ओलंपिक 2021 में होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इतिहास में कभी भी अगर याद किया जाएगा टोक्यो ओलंपिक, तो इसको टोक्यो ओलंपिक 2020 के नाम से ही याद किया जाएगा। इसका नाम चेंज नहीं किया गया है, टोक्यो ओलंपिक 2020 ही इसका नाम रहने वाला है। होगा भले 2021 में आयोजित, लेकिन इसका नाम 2020 ही रहने वाला है। तो इसका जो आयोजन है वो 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक होना जो है प्रस्तावित है। तो इसको देखिए टाल दिया जाता है, क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। इससे पहले मैं बताऊं, ये 2020 वाला ओलंपिक हो गया। 2016 का आप जानते ही होंगे रियो में ओलंपिक जो है आयोजित हुआ था। इसी के साथ ही साथ 2024 में ओलंपिक कहाँ होगा वो यदि मैं आपको बताऊं, तो 2024 में जो ओलंपिक है वो पेरिस फ्रांस में होने वाला है, 2024 का ओलंपिक। उसी के साथ ही साथ 2028 का ओलंपिक आप जान लीजिएगा, 28 का जो ओलंपिक है वो लॉस एंजल्स में जो है इसका आयोजन होगा, और 34वें नंबर का ये ओलंपिक होगा, जो 28वां ओलंपिक होगा। देखो 2028 का, सॉरी। तो इसमें होने वाला ये है कि जो बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट है इसको खेलने की मंजूरी दे दी है। तो क्रिकेट को खेलने की मंजूरी किस में दी गई है, ध्यान रखिएगा, 2028 के ओलंपिक में क्रिकेट को भी शामिल करने की अनुमति दे दी गई है। साथ ही साथ मैं बता दूं पहला ओलंपिक कब खेला गया था। पहला ओलंपिक का ये दृश्य आप देख सकते हैं। पहला ओलंपिक 6 अप्रैल 1896 में शुरुआत हुई थी इसकी, और जो आधुनिक जो ओलंपिक हैं वो 1896 से ही इसकी शुरुआत हुई। तो एथेंस की ग्रीस में जो है पहला ओलंपिक खेला गया था, ये आप देख सकते हैं। क्या इसकी तस्वीर रही, ये इस तरीके का ओलंपिक था, एथेंस के ग्रीस में पहला ओलंपिक खेला गया था। साथ ही साथ पहली भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता वो है कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि आपके सामने है। कर्णम मल्लेश्वरी नाम ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ओलंपिक में पहली भारतीय महिला कौन है जिन्होंने मेडल जीता। तो पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी हैं, और भारोत्तोलक हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, वेट लिफ्टर हैं ये। और इन्होंने जो है सिडनी ओलंपिक जो 2000 में हुआ था उसमें इन्होंने ओलंपिक मेडल जो है जीता था, सिडनी ओलंपिक 2000 में, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जब इन्होंने जीता था कांस्य पदक जीता था। लेकिन सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला वो है पीवी सिंधु। तो ये ज़्यादा पुराना मेडल नहीं है, ये हमको अभी 2016 का जो हाल ही में लेटेस्ट जो ओलंपिक गया है, रियो ओलंपिक, रियो में जो हुआ था,
उसमें पीवी सिंधु ने जो है सिल्वर मेडल जीता था, इसीलिए इनको सिल्वर गर्ल भी कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे। और इसके अलावा IM बैडमिंटन अभियान की ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु ही हैं और इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप भी बैडमिंटन की जीती थी। इसके साथ ही साथ मैं बता दूं आपको, पीवी सिंधु और एक मिशेल ली जो कि कनाडाई खिलाड़ी हैं, इन दोनों को IOC के द्वारा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा बिलीव इन स्पोर्ट कैंपेन का जो है ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। ये आप देख सकते हैं मिशेल ली हैं, ये जो है कनाडा की खिलाड़ी हैं, और पीवी सिंधु को तो आप जानते ही होंगे, ये सिल्वर गर्ल हैं, 2016 में इन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था। तो बिलीव इन स्पोर्ट कैंपेन की जो शुरुआत है वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा की गई है। इसके अलावा मैं बात करूँ, ओलंपिक कमेटी जो है हमारी, इसका जो अध्यक्ष हैं वो थॉमस बॉक जो हैं वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं, और इन्होंने जो सियोल शांति पुरस्कार था उसको लेने से मना कर दिया था। तो थॉमस बॉक को दोबारा जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में अध्यक्ष चुना गया है। साथ ही साथ भारत को एकमात्र सिंगल श्रेणी में जो गोल्ड मिला है वो मिला है अभिनव बिंद्रा के रूप में। तो अभिनव बिंद्रा ने एकमात्र गोल्ड भारत के लिए जीता है। इनके बारे में बता दूं आपको, इन्होंने जो है 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने इस मेडल को जीता था। तो शूटर हैं भारत के, इन्होंने इस मेडल को जीता था। इसके साथ ही साथ बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की। 8 मई 2021 को प्रधानमंत्री मोदी यूरोपियन यूनियन काउंसिल की बैठक में भाग लेंगे, इसकी अध्यक्षता किस देश के द्वारा होने वाली है? देखो, प्रधानमंत्री मोदी जो है यूरोपियन यूनियन काउंसिल की बैठक में भाग लेने वाले हैं, तो इसकी जो अध्यक्षता होगी वो पुर्तगाल के द्वारा की जाएगी। जो यूरोपियन यूनियन है इसमें चर्चा किसके होने वाली है? तो आज का जो चर्चा का विषय है, अब मैं बता ही दूं, कोविड-19 के अलावा और कोई चर्चा का विषय हो ही नहीं सकता है। तो इसमें कोविड-19 को लेकर के चर्चा होने वाली है। साथ ही साथ एक डिस्कशन का पॉइंट और रह सकता है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया और यूरोपियन यूनियन में फ्री ट्रेड जो है डील हो सके, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। तो इस पर भी इसमें चर्चा होने वाली है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी जो है इसमें भाग लेंगे, तो यूरोपियन यूनियन काउंसिल की बैठक और पुर्तगाल की अध्यक्षता में ये होने वाली है। यूरोपियन यूनियन के बारे में बात करेंगे। देखो, यूरोप के जो देश हैं इन्होंने जो है मिलकर के यूरोपियन यूनियन बना लिया है। यूरोपियन यूनियन का मतलब ये होता है, ये एक तरीके का जो सारे देश हैं इन्होंने मिलकर के इस यूनियन को बनाया है। तो इसमें जो देश हैं वो मैं आपको बता दूं, इसमें अभी जो है 27 देश बचे हैं, क्योंकि इसमें पहले 28 थे और एक कम हो गया। कम कौन सा हुआ आपको पता होगा, ब्रेग्जिट हुआ था। ब्रेग्जिट में यूके जो है वो इससे बाहर हो गया, यूके बाहर हो गया। तो ब्रेग्जिट होने के बाद इसमें देशों की संख्या जो है वो 27 बची है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम ब्रुसेल्स में स्थित है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ये आपको बेल्जियम दिखाई दे रहा होगा, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर जो है यूरोपियन यूनियन का स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी वो यदि मैं आपको बताऊं तो 1993 में जो यूरोपियन यूनियन है इसकी स्थापना हुई थी, और इसके अध्यक्ष जो हैं उर्सुला वॉन डेर लेन जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। तो ये था यूरोपियन यूनियन, इसके बारे में मैंने आपको बताया। इसमें 27 कंट्री मेंबर हैं अभी, 28 में से एक घट गया था, ब्रेग्जिट हो गया था, तो क्योंकि ब्रिटेन इससे बाहर हो गया था। इसके साथ ही साथ मैं आपको अफ्रीकन यूनियन के बारे में भी बता देता हूँ। देखो, अब जैसे यूरोपियन यूनियन है उसी तरीके से इन्होंने अफ्रीकन यूनियन भी बना रखा है। तो अफ्रीकन यूनियन जो अफ्रीका के कंट्री हैं वो इसमें मेंबर हैं। तो अफ्रीकन यूनियन की जो स्थापना हुई थी वो 2002 में इसकी स्थापना हुई, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो एडिस अबाबा इथोपिया में स्थित है। देखो मैं दिखा देता हूँ, ये आपको इथोपिया दिखाई दे रहा होगा, ये वाला। तो इसमें जो है एडिस अबाबा में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है, एडिस अबाबा में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और इसी के इथोपिया के राष्ट्रपति थे अबी अहमद अली, जिनको जो है शांति का पुरस्कार दिया गया। 2019 का जो नोबेल शांति पुरस्कार था वो इथोपिया के राष्ट्रपति को दिया गया था। क्यों दिया गया था? इसके साथ एक बॉर्डर साझा करता है इरिट्रिया देश, तो इसके साथ जो है जो बॉर्डर का जो विवाद था उसको सुलझाने में इथोपिया के राष्ट्रपति को नोबेल का शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखो, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वो क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो अफ्रीका है। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया है, जिसमें हम भी रहते हैं। भारत भी एशिया का हिस्सा है। तो अफ्रीका जो है दूसरे नंबर का महाद्वीप है। तो अफ्रीका में देखो, ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश स्थित हैं। देखो, ये आपको इस तरीके का दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए, ये एक तरीके का हॉर्न है, सींग टाइप का जो है जिसको कहा जाता है। तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश शामिल हैं ये पूछा जाता है। एक तो इरिट्रिया, इथोपिया, ये एक छोटा सा देश है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, जिबूती इसका नाम है, और साथ ही साथ सोमालिया। तो 4 देश इसमें शामिल है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है
कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश जो है शामिल नहीं है। तो 4 ऑप्शन दे देगा, एक कोई भी डिफरेंट ऑप्शन दे देगा, तो वो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो 4 देश इसमें है, ध्यान रखिएगा। इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती और सोमालिया 4 देश इसमें शामिल होते हैं। साथ ही साथ अफ्रीका के बारे में कुछ चीज़ें और मैं आपको बता दूं। देखिए अफ्रीका और जो यूरोप है वो साथ ही साथ में जुड़े हुए कंट्री हैं। तो ये किससे अलग होता है, ये जो स्ट्रेट है गिब्राल्टर स्ट्रेट है, ये जो है इसको अलग करती है। तो गिब्राल्टर संधि जो है जिब्राल्टर, ये इसको अलग करती है। साथ ही साथ ये मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है, ये रेड सी है, लाल सागर है। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली एक नहर है जिसका नाम है सुएज नहर। तो सुएज नहर से ही जो है इसको जोड़ा जाता है। देखो सुएज नहर हाल ही में चर्चा में रही। कारण इसका ये था कि इसमें एक मालवाहक जहाज था एवर गिवेन जिसका नाम था, वो जो है इसमें फंस गया था। मतलब जैसे इस तरीके की मान लीजिए कनल होती है, कोई भी टनल जो होती है, सुएज नहर होती है, तो उसमें जो मालवाहक जहाज था वो इस तरीके से फंस गया था। तो इसको ये जो है लगभग 1 हफ्ते की मेहनत के बाद जो है इसको निकाला जा सका। तो ये जो था सुएज नहर। और जो इजिप्ट जो है हमारा मिस्र है, मिस्र में जो है सुएज नहर निकलती है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जो विक्टोरिया लेक है, यहाँ से जो है नील नदी का उद्गम होता है। तो ये जो है नील नदी जो है इस तरीके से भूमध्य सागर में जाकर के गिरती है। नील नदी के बारे में आपको पता ही होगा, नील नदी विश्व की सबसे लंबी जो नदी है वो नील नदी है। और नील नदी मिस्र को जो है नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इसमें जो है सबसे जो नीचे जो देश है वो साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है यहाँ पर केप ऑफ गुड होप है। यहाँ पहले जो लोग हुआ करते थे, मान लीजिए कोई भी यहाँ से नॉर्थ अमेरिका से, साउथ अमेरिका से, यूरोप से किसी को एशिया आना होता था, तो वो पहले जो है इस तरीके से घूम के आता था, पूरा यहाँ से घूम के आता था इस तरीके से। तो जो केप ऑफ गुड होप है यहाँ से होकर के जाता था। तो जैसे वास्को डी गामा जो भारत आया था, वास्को डी गामा जब भारत आया तो इसी रास्ते से होकर के पहुंचा था भारत। तो केप ऑफ गुड होप से जो है काफ़ी ज़्यादा समस्या होती थी क्योंकि काफ़ी लंबा रूट तय करना पड़ता था। इसी के लिए जो है यहाँ से सुएज नहर निकाली गई, तो सीधे भूमध्य सागर, लाल सागर होते हुए आप एशिया में एंटर कर सकते हैं। ये अफ्रीका यूनियन था। इसका जो है हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा एडिस अबाबा इथोपिया में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया। इसकी स्थापना कब हुई थी? देखो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम BRO कहते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। ये जो है बॉर्डर पर जो होते हैं वहाँ पर रोड बनाता है। इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी, क्योंकि इसने 7 मई अब 2021 को जो है अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। बॉर्डर पर जो रोड होते हैं, जैसे ये हमारा नेपाल बॉर्डर हो जाता है, भूटान बॉर्डर है, और इसी के साथ साथ म्यांमार का बॉर्डर है, और जो मतलब बॉर्डर होते हैं उन पर जो है ये रोड बनाता है। तो काफ़ी ज़बरदस्त काम करता है। इसने काफ़ी कम समय में जो है ये रोड जो है बना देता है। इसी के साथ साथ BRO के बारे में बात करेंगे। BRO की स्थापना 1960 में हुई थी। और ये एक बात ध्यान रखिएगा, रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। ये जो है BRO जो जैसे सभी जो रोड के संगठन होते हैं, मान लो NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो सड़क परिवहन मंत्री के अधीन आता है, क्योंकि सड़क मंत्री जो है नितिन गडकरी हैं। तो ये लेकिन ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि BRO किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो आप ध्यान रखिएगा ये जो है रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में स्थित है। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष हैं उनके बारे में बता दूं आपको, राजीव चौधरी जो है वो इसके अध्यक्ष हैं। राजीव चौधरी BRO के अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही साथ ये BRO आपने समझ ही लिया। देखो ये जो BRO है, पिलर्स ऑफ द नेशन, मतलब जो बॉर्डर होते हैं उन पर जो है रोड बनाता है, काफ़ी ज़बरदस्त काम करता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, BRO में अभी एक हाल ही में न्यूज़ आई थी कि BRO में पहली महिला कमांडिंग अधिकारी चुनी गई। तो वो जो है वो ये हैं, आप देख सकते हैं, इनका नाम है वैशाली हिवासे। इनको जो है BRO में पहली महिला कमांडिंग अधिकारी के रूप में चुना गया। तो वैशाली हिवासे का कार्य ये रहेगा कि जो चाइना का बॉर्डर है वहाँ पर जो आवाजाही है उसको सुनिश्चित करना जो है इनका कार्य रहने वाला है। इसी के साथ ही साथ BRO ने भूटान में एक दंतक परियोजना चलाई थी। तो दंतक परियोजना का कार्य ये है कि ये जो है भूटान में कंस्ट्रक्शन का वर्क करने वाली है। तो हाल ही में ये चर्चा में रही है दंतक परियोजना, ध्यान रखिएगा, भूटान से जो है रिलेटेड है। और साथ ही साथ इसने जो है कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है उसको सुगम बनाने के लिए भी BRO ने एक पुल बनाया था। ये कैलाश मानसरोवर आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त समय के अंदर जो है इसने BRO ने रोड बना दिया था। देखो भारत का जो नेपाल के साथ जो विवाद है वो उत्तराखंड में
जो काला पानी विवाद है, वहीं पर जो है नेपाल अपना जो है अधिकार जो है दर्शाने लगा है। लेकिन नेपाल का भारत ने जो अपना पुल बनाया है वो पूरे तरीके से भारतीय क्षेत्र में ही शामिल है, लेकिन वो चीन के उकसावे में आकर जो नेपाल है वो इस तरीके की हरकतें कर रहा है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में डीएमके पार्टी के प्रमुख तमिलनाडु ने सीएम पद की शपथ ली, वो कौन है वो आपको बताना है। देखो एमके स्टालिन जो है इन्होंने डीएमके पार्टी के हैं, इनके प्रमुख हैं, इन्होंने तमिलनाडु के सीएम पद की शपथ ली है। इसके अलावा अशोक गहलोत को आप जानते होंगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान जिनको मामा कहा जाता है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, जो कि महाअघाड़ी की सरकार जो कि महाराष्ट्र में चल रही है वो उसके बारे में है। देखो अभी जो है ये एमके स्टालिन ने जिन्होंने यहाँ पर शपथ ली है, और तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित, इन्होंने जो है इनको शपथ जो है दिलाई है। तो डीएमके पार्टी के प्रमुख हैं, इनके बारे में ध्यान रखिएगा, करुणानिधि के ये बेटे हैं, ये जो स्टालिन हैं करुणानिधि के बेटे हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे तमिलनाडु के बारे में, सबसे दक्षिण का ये देश है, दक्षिण का राज्य है। देखो ये तमिलनाडु, इसमें भी अभी चुनाव संपन्न हुए, 234 यहाँ पर टोटल सीट्स थी तमिलनाडु के अंदर। इसके साथ ही साथ जो डीएमके पार्टी है इसने जो है 133 सीटें यहाँ पर जीत ली डीएमके पार्टी ने। और इसके बारे में और बताऊँ, 5 राज्यों में जो अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए थे, एक तो तमिलनाडु हो जाता है, साथ ही साथ ये वाला राज्य जो है केरल है। इसके अलावा यहीं पर पुडुचेरी है, यहाँ पर भी चुनाव संपन्न हो चुके हैं। साथ ही साथ आपको पता होगा पश्चिम बंगाल में तो मुख्यमंत्री पद की शपथ ममता बनर्जी ले भी चुकी हैं। असम में जो है, असम में बीजेपी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है, यहाँ पर इनकी सरकार बनने वाली है। और पश्चिम बंगाल में टीएमसी पार्टी को बहुमत मिला है, यहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार बनी है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं तमिलनाडु में जो है कौन कौन से, तमिलनाडु को जो है मंदिरों का शहर कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है चेन्नई है, काफ़ी मंदिर स्थित है। मंदिर के बारे में बात करूंगा। देखो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है मीनाक्षी मंदिर। तो मीनाक्षी मंदिर जो है तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है, आप ध्यान से देखिएगा, मीनाक्षी मंदिर है ये जो है माँ पार्वती का मंदिर है मीनाक्षी मंदिर। काफ़ी ये जो साउथ के मंदिर होते हैं ये द्रविड़ शैली में मंदिर बनाए जाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मंदिर होते हैं। और देख सकते हो आप इसकी ऊंचाई कितनी ज़्यादा है। तो ये द्रविड़ शैली में मंदिर निर्मित है, और ये जो है मीनाक्षी मंदिर है। और इसके अलावा बता दूं आपको, ये मदुरई बैगई नदी के किनारे जो है स्थित है। मदुरई और जो बैगई नदी के किनारे जो है ये मंदिर स्थित है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। इसके साथ ही साथ एक मंदिर और है बृहदेश्वर मंदिर, वो भी मैं आपको बता दूं। तो बृहदेश्वर मंदिर जो है राजराज प्रथम ने बनवाया था, महाशिव का जो है वो ये वाला मंदिर है। इसके अलावा बात करेंगे तमिलनाडु में जो है एक परमाणु संयंत्र है, इसके बारे में देख लीजिएगा। परमाणु न्यूक्लियर पावर पॉइंट प्लांट जो है इसके बारे में बताऊं तो तमिलनाडु में एक तो कलपक्कम है और एक कुडनपुलम, 2 जो है यहाँ पर परमाणु संयंत्र है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये देखिए यहाँ ये तमिलनाडु आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे कुडनकुलम पावर प्लांट है और एक कलपक्कम भी पावर प्लांट यहीं पर स्थित है। भारत में पावर प्लांट कितने हैं यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो भारत में सबसे पहला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया गया था वो था तारापुर पावर प्लांट। तारापुर न्यूक्लियर परमाणु संयंत्र जो था वो महाराष्ट्र में लगाया गया और इसको संयुक्त राज्य अमेरिका की मदद से लगाया गया था। देखो केगा परमाणु प्लांट जो है वो हमारा कर्नाटक में स्थित है। इसके साथ ही साथ ऊपर जो है राजस्थान में जो है काकरापार है, और इसी के साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश है इसमें जो है नरोरा पावर प्लांट जो है वो स्थित है। काकरापार हमारा गुजरात में स्थित है। यहाँ पर जो है काकरापार ध्यान रखिएगा, गुजरात में जो है सूरत नदी के किनारे परमाणु संयंत्र स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में जलकुंभी से बायोडिग्रेडेबल मुरहन योगा मैट चटाई विकसित की जा रही है। देखो जलकुंभी क्या होता है पहले ये देख लीजिएगा। ये देखिए, ये आपको देखा होगा जो तालाब वगैरह होते हैं, कहीं पर भी नदियां वगैरह होती हैं, तो ये जलकुंभी जो है बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हैं। ये काफ़ी तेज़ी से स्पीड से बढ़ने वाले होते हैं। तो जो जल में जो भी पोषक तत्व होते हैं सबको तो यही खा जाते हैं। इनका जो है सबसे ज़्यादा तेज़ी से विकास होता है। तो ये एक तरीके की एक समस्या है, विकट समस्या है, जिसके कारण जो है ये काफ़ी बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन असम की जो यहाँ की कुछ लड़कियाँ हैं, इन्होंने ये किया है कि इससे जो है एक चटाई बना दी है इन्होंने। चटाई देखिए आप, इस तरीके की इन्होंने चटाई बना दी है जो कि पूरी तरीके से पर्यावरण के अनुकूल है और बायोडिग्रेडेबल भी है। तो इसको इन्होंने चटाई बनाई है। मुरहन मोगा जो चटाई है, इसका नाम दिया गया है मुरहन योगा। आप इसमें बैठ के जो है आराम से लेट करके योगा कर सकते हैं, और असम के द्वारा जो है ये काम किया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये जो जलकुंभी है इससे चटाई असम में बनाई गई है। इसके अलावा असम के बारे में देख लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट का राज्य है,
नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट हैं, 7 सिस्टर जिनको कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश ये रहा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, 7 जो है यहाँ पर राज्य हैं। और असम की सीमा जो है सभी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के साथ लगती है। असम की जो इंटरनेशनल सीमा है उसके बारे में मैं बताऊं आपको। इंटरनेशनल जो बॉर्डर है, देखो इधर भूटान के साथ लगता है और भूटान के साथ ही साथ जो है बांग्लादेश के साथ भी ये बॉर्डर साझा करता है। बांग्लादेश के साथ जो है एक बार तो बॉर्डर यहाँ पे साझा करता है और एक बार बॉर्डर यहाँ पे साझा करता है बांग्लादेश के साथ। साथ ही साथ इसके जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उसके साथ भी सीमा साझा करता है। देखिए ये जो सिक्किम आपको राज्य दिखाई दे रहा है, सिक्किम 7 सिस्टर का पार्ट नहीं है। नॉर्थ ईस्ट का राज्य है लेकिन 7 सिस्टर का पार्ट नहीं है। 7 सिस्टर के पार्ट अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड यही आते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे असम के बारे में। असम की जो राजधानी है वो दिसपुर में जो है इसकी राजधानी स्थित है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो अभी चुनाव यहाँ पर भी संपन्न हुए हैं, भाजपा जो पार्टी है इसको पूर्ण बहुमत मिला है। यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीटें हैं यहाँ पर 126 तो टोटल सीटें हैं और भाजपा जो है यहाँ पर बहुमत के साथ आ चुकी है। इसके अलावा बात करेंगे यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क हैं, वो जान लीजिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क होते हैं यहाँ के। देखो काजीरंगा नेशनल पार्क है। काजीरंगा के बारे में खास बात मैं आपको बताऊं, एक सींग वाला जो गेंडा होता है वो काजीरंगा नेशनल पार्क में ही पाया जाता है। एक सींग वाला गेंडा आपने देखा होगा। इसके अलावा मानस नेशनल पार्क है, काजीरंगा मानस। नामेरी भी नेशनल पार्क यहीं पर स्थित है। ओरंग भी नेशनल पार्क यहीं पर स्थित है। इसके साथ ही साथ एक और नेशनल पार्क है, वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। डिब्रू साईखोवा जो है वो एक नेशनल पार्क है, वो यहीं पर स्थित है। देखो डिब्रू साईखोवा के बारे में ये हाल ही में क्यों चर्चा में रहा, मंदारिन बतख जो कि लगभग 100 वर्षों के बाद भारत में देखी गई थी, वो डिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क में ही देखी गई थी, इसीलिए ध्यान रखिएगा। और काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और डिब्रू साईखोवा। साथ ही साथ असम के बारे में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, असम में जो है पहला जो तेल का कुआं था वो असम में ही खोजा गया था। पहला तेल का कुआं जो असम डिगबोई में खोजा गया, पहला तेल का कुआं था वो असम डिगबोई, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। साथ ही साथ यहाँ का जो क्लासिकल डांस है वो सतरैया जो है यहाँ का क्लासिकल डांस है। बिहू भी यहीं का बिहू क्लासिकल डांस नहीं है, फोक डांस है। साथ ही साथ यहाँ पे बगरुम्बा एक डांस है, वो भी असम का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, हाल ही में किसे यूनेस्को गुलरिन केनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज दिया गया है। देखो यूनेस्को के द्वारा कह लीजिए ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज किसे दिया गया। साथ ही साथ ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज जो है वो किसे दिया गया। तो मैं आपको बताऊं मारिया रेसा हैं, इनको जो है ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम का प्राइज दिया गया है। इसके साथ ही साथ में जो ऑप्शन है रेखा मेनन, आप जानते होंगे नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष, इनको चुना गया है। साथ ही साथ सस्मिता लहंका जो हैं, इनको ओडिशा की ये वन अधिकारी हैं, एशिया एनफोर्समेंट एनवायरनमेंट का अवार्ड इनको दिया गया। ग्रेटा थनबर्ग आपको पता ही होगा, स्वीडन की ये हैं, स्वीडन की रहने वाली हैं, जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता हैं। इनको जो है 2019 में टाइम की पत्रिका में टाइम का जो है जो पत्रिका है उसके कवर पेज पर जो है इनको जगह दी गई थी। साथ ही साथ यूनेस्को के बारे में भी बात करेंगे। देखो सबसे पहले मैं आपको ये जो है जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज है ये आपको देख सकते हैं किनको दिया गया है, मारिया रेसा है, ये आप देख सकते हैं किस तरीके के ये मारिया रेसा हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं यूनेस्को के बारे में जान लीजिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है। 1945 में तो जो है इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस की फ्रांस में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है और जो ऑड्रे अजौले हैं वो इसके अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ ये इसका कार्य क्या होता है, ये जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो हैं इनको भी घोषित करता है। तो सर्वाधिक जो विश्व विरासत स्थल हैं वो इटली में जो है स्थित हैं। और लेकिन भारत के बारे में यदि मैं बात करूं तो भारत में यूनेस्को के द्वारा 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किए जा चुके हैं। इसमें 30 तो कल्चरल साइट हैं, 7 जो है हमारी सात जो है हमारी नेचुरल साइट हैं, एक मिक्स साइट है। मिक्स में जो है कंचनजंगा जो है कंचनजंगा और जो है हमारी ये सिक्किम में है, ये जो है कंचनजंगा यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि भारत की इसमें रैंक हाल ही में जारी हुई है। देखो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर एक संस्था है वो इसको जारी करती है। तो इसके द्वारा जब जारी किया गया तो इसमें जो भारत की रैंक रही है वो 142वीं रैंक रही है टोटल 156 के अंदर। पाकिस्तान की रैंक 145वीं रही है। आप देख सकते हैं भारतीय मीडिया का हाल कितना गिरा हुआ है, इसमें 142वें नंबर की भारतीय मीडिया है। ये जो है एक तरीके से प्रोपेगेंडा पे चलाई जाने वाली मीडिया है। भारतीय मीडिया इसको जो है जो सरकार होती है उसी के समर्थन में इसको बोलना होता है। बस जब भारत आज़ाद हुआ था तब मीडिया का जो योगदान था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा योगदान था। उस वक्त जो है मीडिया पूरी भारत जो सरकार, मीडिया का काम ये होता है कि
चौथा स्तंभ मीडिया को लोकतंत्र का क्यों कहा गया? उसका कारण यही है कि आप जो है सरकार को उसकी कमियां बताएं, और जब कमियां बताएंगे तो सरकार जो है देश के लिए लोक कल्याणकारी कार्य करे तो देश इससे आगे बढ़े। लेकिन ये जो है आजकल की मीडिया चापलूसी मीडिया हो चुकी है। ये जो है किसी भी, और ये बोलती किस अधिकार से, इसके बारे में बता दूं। मीडिया जो है, मीडिया को अधिकार मिला हुआ है अनुच्छेद 19(1) से। तो इसमें जो लिखा हुआ है कि बोलने की स्वतंत्रता है, तो बोलने की स्वतंत्रता के नाम पर ये कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी गाते रहते हैं। इनका एक, मान लीजिए एक टॉपिक पकड़ लेंगे तो महीने भर उनका वही चलता रहेगा। जैसे आपने देखा हुआ पिछले वर्ष रिपब्लिक भारत का पूरे 1-2 महीने तक सुशांत सिंह राजपूत केस को चलाया इन्होंने। कारण क्या था? कारण बस यही था कि बिहार में चुनाव होने वाला था, बिहार में इस मुद्दे को खूब उछाला गया, सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे को। तो 1 महीने तक चलाना कोई मतलब नहीं बनता है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, हमको सभी को उसका खेद है, उसकी जांच भी होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस केस को इतनी बुरी तरीके से उछालना, पूरी तरीके से 1-2 महीने तक प्रोपेगेंडा के टाइप में चलाना, उसके अलावा भी भारत में पूरी बहुत सारी न्यूज है, उनको भी आप कवर कीजिए। लेकिन भारतीय मीडिया ऐसा नहीं करता है। इसको जो इसीलिए भारतीय मीडिया का हाल ऐसा है। 19 नंबर 1 में जो है इसकी दिया गया है। तो इसीलिए भारतीय मीडिया आप देख सकते हैं पूरे विश्व में कौन सा स्थान है, 142वें नंबर का। इसीलिए मीडिया का हाल हमारा जो है इतना गिरा हुआ है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष एवं किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का कोरोना की वजह से निधन हो गया, यह आपको मुझे बताना है। देखो, जो कोरोना है, कोरोना की वजह से काफ़ी जो लोग हैं, इसमें कोरोना तो चल ही रहा है, इसमें जो है काफ़ी जो लोग हैं वो जा रहे हैं कोरोना की वजह से। तो इसमें जो है, इसमें आरएलडी के अध्यक्ष थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री थे चौधरी अजीत सिंह, इनका निधन हो चुका है। तो आरएलडी के थे ये। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, रामविलास पासवान है, इनका भी निधन हो चुका है। बिहार के ये खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री थे। और इसके साथ ही साथ चेतन चौहान यूपी में जो है ये मंत्री थे, इनका भी निधन हो गया। लालजी टंडन जो थे, ये इनका भी निधन हो चुका है, मध्य प्रदेश के गवर्नर थे। और अभी जो मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं वो यूपी की जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, उन्हीं को जो है अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। देखो, चौधरी अजीत सिंह आप देख सकते हैं किस तरीके से ये हैं चौधरी अजीत सिंह, इनका कोविड-19 के चलते निधन हुआ है। आरएलडी के अध्यक्ष रहे, 6 बार तो ये लोकसभा के सदस्य रहे, 1 बार राज्यसभा में भी गए ये। साथ ही साथ ये जो है कैबिनेट मंत्री भी रहे, 4 बार प्रधानमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्रालय में रह चुके, और बागपत से ये सांसद थे। इसके अलावा इनके बारे में चौधरी अजीत सिंह जो हैं, जैसे जो चौधरी चरण सिंह जो थे भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व जो प्रधानमंत्री थे, जिनको किसानों का नेता कहा जाता था, उन्हीं के बेटे हैं चौधरी अजीत सिंह। तो इनका हाल ही में निधन हो चुका है। देखो, 23 दिसंबर को जो किसान दिवस मनाया जाता है वो चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर ही मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह को किसानों का नेता कहा जाता था, किसानों के ये नेता थे भी। तो किसान घाट जो है, इनकी समाधि स्थल का भी नाम किसान घाट ही है। इसके बाद बात करेंगे, ये देखिए रोहित सरदाना, इनका भी निधन हो चुका है। ये भारत के पत्रकार, कोविड-19 के चलते ही इनका निधन हुआ, रोहित सरदाना का। काफ़ी दुखद घटनाएं इसमें हो रही हैं कोविड-19 के चलते। इसके अलावा ये देख सकते हैं, अब ये हैं शूटर दादी, शूटर दादी का भी कोविड-19 के चलते ही निधन हुआ। तो इसमें जो है ये इनके ऊपर एक मूवी बनी थी, आपको याद हो तो, सांड की आंख जो है इनके ऊपर एक मूवी बनाई गई, तो ये जिसमें तापसी पन्नू ने जो है अभिनय किया था। तो ये जो है शूटर दादी, इनका भी निधन हो चुका है। इसके बाद बात करेंगे, अक्सर चर्चा में रहने वाला पार्कर सोलर प्रोब मिशन को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आपको मुझे बताना है। देखो, मैं आपको बताऊं, ये जो पार्कर सोलर प्रोब मिशन है, इसको नासा के द्वारा जो है भेजा गया है। तो सोलर पे जो हमारा सूर्य की ओर जो है ये मिशन भेजा गया है, तो नासा के द्वारा 2018 में जो है इस मिशन को भेजा गया था, और ये सूर्य की तरफ ही जा रहा था। लेकिन ये अभी चर्चा में क्यों आया है कि शुक्र ग्रह के पास से इसको रेडियो सिग्नल प्राप्त हुए, इसीलिए ये जो है चर्चा में रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये जो है सोलर प्रोब मिशन है, नासा का ये मिशन है। साथ ही साथ आदित्य L1 मिशन के बारे में आप जानते होंगे, ये भारत का सूर्य मिशन है, भारत इसको भेजने वाला है, आदित्य L1। आदित्य का मतलब आप जानते होंगे सूर्य का पर्यायवाची है आदित्य, तो इसीलिए इसका नाम आदित्य L1 रखा गया है। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आदित्य L1 में L1 का मतलब क्या है, तो L का मतलब होता है लैग्रांजे। ये क्वेश्चन आया था रेलवे में कि आदित्य L1 में L का मतलब क्या है, तो आदित्य L1 में L का मतलब अब लैग्रांजे है, आप ध्यान रख सकते हैं। इसी के साथ ही साथ और जो इसरो के मिशन, जो हालिया मिशन रहे हैं, ये इसरो का नहीं, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का परसिवरेंस रोवर था। परसिवरेंस रोवर मंगल की सतह पर उतरा। इसके साथ ही साथ एक इंजीनिटी हेलीकॉप्टर भी गया था। परसिवरेंस रोवर जो है मंगल की सतह पर उतरा है, साथ ही साथ इंजीनिटी हेलीकॉप्टर गया, इसने भी जो है
यहाँ पर उड़ान भी भरी है। इसके अलावा बात करेंगे भारत के मंगल मिशन के बारे में। देखिए मंगलयान जो है हमारा, ये आप देख सकते हैं मंगलयान है। मंगलयान कब लॉन्च किया गया था? 2013 में इसको लॉन्च किया गया था। 2014 में ये इसकी कक्षा में पहुंच गया था। भारत पहले ही प्रयास में सफलता पाने वाला विश्व का पहला देश बना था जिसने पहले ही प्रयास में सफलता पा ली थी। तो 2014 में भारत जो है सफलतापूर्वक कक्षा में पहुँच गया था। रुपये 2000 के नोट पर भी जो है मंगलयान को ही छापा गया है। जब इसको भेजा गया था तो इसका जो रॉकेट का नाम था वो मैं यदि आपको बताना चाहूँ तो PSLV C-25 जो है इस रॉकेट के द्वारा जो है इसको भेजा गया था 2013 में। इसके अलावा बात करूँ मंगल मिशन, और हाल ही में जो है एक होप मिशन भेजा गया है, इसको आप जानते होंगे। UAE का ये जो है मंगल मिशन है। तो ये जो है मंगल की सतह, मंगल पर जाने वाला अरब का जो है पहला देश संयुक्त अरब अमीरात बना है। संयुक्त अरब अमीरात जो है काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी काफ़ी काम कर रहा है। इसके अलावा बात करेंगे एक चीन का रॉकेट है। चीन का जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसने इसको भेजा था। इसका जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। ये जो है पृथ्वी की ओर तेज़ी से आ रहा है। तो इसकी जो आने की डेट है 8 मई, आज ही जो है ये पृथ्वी की ओर आ रहा है। तो देखो ये पृथ्वी के किसी भी सतह पर गिर सकता है। ये जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये चाइना के द्वारा भेजा गया था। इसके अलावा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में आपको बता दूं 1998 में जो है रूस और अमेरिका के द्वारा इसको मिलकर के भेजा गया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। देखो हम ये सुनते हैं कि मान लीजिए कोई भी अमेरिकी जो कोई भी अंतरिक्ष यात्री है वो अंतरिक्ष में रह करके आया, तो अंतरिक्ष में जो रहते हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है, वहीं पर जाकर के ये लोग जो है रहते हैं। इसके अलावा अमेजन वर्षा वन जो है आप देख रहे हैं, तो अमेजन वर्षा वन पर निगरानी रखने के लिए ब्राज़ील ने एक सैटेलाइट भेजा था। उसका ब्राज़ील ने भारत की मदद से भारत ने इनका सैटेलाइट भेजा था जो हालिया इसरो का मिशन है PSLV C-51 जो कि मिशन है अमेजोनिया 1 जिसका नाम था। जो अमेजन वर्षा वन है इस क्षेत्र पर जो है ये निगरानी रखने वाला है। देखो अमेजन वर्षा वन के बारे में मैं आपको बता दूं, ये अमेजन जो है वर्षा वन ये जो है विश्व के फेफड़ा इनको कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता जो है वो यहीं पर है, क्योंकि लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है विश्व की। अगर अमेजन वर्षा वन में जो है सबसे ज़्यादा इतने ज़्यादा घने जंगल हैं कि सूर्य का प्रकाश भी इसकी धरती तक नहीं पहुँच पाता है। इसीलिए जो है अमेजन से एक अमेजन नदी निकलती है। तो अमेजन नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र वाली नदी है, ये आप ध्यान रखिएगा। और विश्व की सबसे लंबी नदी यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो वो नील नदी है जो कि अफ्रीका में बहती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो है अफ्रीका में बताई भी थी। तो अमेजन नदी जो है वो ब्राज़ील में बहती है और ये जो है विश्व की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र वाली नदी है। इसके साथ ही साथ बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में सर्वाधिक बेरोजगारी कौन से राज्य में? देखो बेरोजगारी जो है बढ़ती ही जा रही है भारत में जो है, और बहाना सरकारें क्या बना रही हैं? कोविड-19। देखो कोविड-19 के चलते कोविड-19 से पहले भी नौकरियाँ नहीं थी, अब भी नौकरियाँ नहीं हैं, क्योंकि अभी इनको बहाना ये मिल गया है कि कोविड-19 के चलते जो है नौकरियां जा रही हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भारत सरकार का आपको पता ही होगा जब से ये गवर्नमेंट बनी है इसके बाद जो नौकरियां हैं, गवर्नमेंट जो नौकरी है इसको इन्होंने जो है प्राइवेट की ओर जो है ये धकेल रहे हैं। तो प्राइवेट की ओर धकेल रहे हैं तो नौकरियां जो है जा रही हैं, नौकरियां खा रहे हैं लोगों की। हर जगह जो है हर क्षेत्र में नौकरियों को कम किया जा रहा है। तो इससे जो है बेरोजगारी की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। तो हरियाणा जो है इसमें नंबर 1 पे रहा है। हरियाणा में भाजपा का शासन है, आपको पता होगा 35% जो है यहाँ की बेरोजगारी दर है। इसके साथ ही साथ दूसरे नंबर पर राजस्थान रहा है, कांग्रेस यहाँ पर शासन करती है 28%। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो मनोहर लाल खट्टर हैं। यहाँ की भी बेरोजगारी की जो दर है वो दूसरे नंबर पर जो है 28%। आप सोच के देखिए 28% यहाँ की बेरोजगारी दर है। साथ ही साथ हरियाणा में 35% बेरोजगारी की दर है। कारण क्या बताया जा रहा है? कोविड-19 से पहले तो जैसे सबको नौकरियाँ मिली गई थी, अब इन्होंने कारण जो है कोविड-19 का बहाना दे दिया है। साथ ही साथ दिल्ली के बारे में बात करूँ, दिल्ली में 27% जो नौकरी की बेरोजगारी की दर है वो 27% है, आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बात करूंगा हरियाणा के बारे में। हरियाणा जो है, हरियाणा राज्य किस किस के साथ बॉर्डर साझा करता है? देखिए हरियाणा जो राज्य है इधर जो है ये उत्तराखंड पड़ जाता है, इधर हिमाचल प्रदेश है, इधर पंजाब है, इधर जो है राजस्थान है, इधर न्यू दिल्ली तो है ही है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के साथ भी ये बॉर्डर साझा करता है। तो हरियाणा जो है एक तो लैंडलॉक जो है ये स्टेट है, मतलब किसी भी जो है जल के साथ सीमा साझा नहीं करता है किसी भी तरीके से। जैसे और जो राज्य होते हैं, मान लीजिए ये है हमारा गुजरात है, तो समुद्र के साथ भी ये सीमा साझा करता है। तो हरियाणा एक तरीके से लैंडलॉक स्टेट है। हरियाणा की राजधानी मैं आपको बता दूँ, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ जो है हरियाणा की भी राजधानी है, पंजाब की भी राजधानी है,
खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ काफ़ी ज़्यादा विकसित जगह है। ली कार्बूसियर इसके वास्तुकार थे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं जो हरियाणा है, हरियाणा में चौथा यूथ इंडियन गेम्स जो है, 4th यूथ गेम्स जो होने वाले हैं वो भी हरियाणा के सुल्तान में ही होने वाले हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो होते हैं चौथे नंबर के वो यहीं पर होंगे। पहले दिल्ली में हुए थे, दूसरे पुणे में हुए थे, तीसरे गुवाहाटी में, चौथे जो हैं वो हरियाणा में होने वाले हैं। इसके अलावा हरियाणा में एक चीज़ और स्थित है, वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। पहले इसके बारे में जान लीजिए। COP 21 हुआ था। COP 21 मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2015 में हुई थी। इसमें भारत और फ्रांस ने मिलकर के क्या कहा कि भारत और फ्रांस ने मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की। तो इसके तहत जो है भारत में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है उसको बनाया गया और इसका हेडक्वार्टर जो है गुरुग्राम में स्थित है। इसके अलावा इसका नवीनतम देश जो इसमें शामिल हुआ वो मैं आपको बता दूं तो नवीनतम देश जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का इटली इसमें शामिल देश है। इसके बाद नेक्स्ट ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बताया मैंने आपको, हाल ही में देश का पहला ड्राइविंग वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मुंबई में जो है पहला देश का ड्राइविंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है। इसमें होगा ये कि आप जो है अपनी गाड़ी में बैठ करके जाइए, आपको वहीं पर गाड़ी में बैठे बैठे ही वैक्सीन लगा दी जाएगी और घर आप वापस आ जाइए। यदि मान लीजिए आपके पास कार नहीं है तो महाराष्ट्र जो सरकार है वहाँ की, तो वो आपको जो गाड़ी है वो आपको उपलब्ध कराएगी, आपको लेकर के आएगी, वैक्सीन लगवाइए और चले जाइए। ये जो है इसमें होना वाला है। तो महाराष्ट्र के बारे में बात करते हैं। देखिए महाराष्ट्र जो है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के हिसाब से बात करूं तो नंबर 1 पे तो राजस्थान आता है, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश, नंबर 3 पे जो है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई है और उद्धव ठाकरे यहाँ के CM है। इसके अलावा यदि मैं आपके इसके बारे में कुछ और बातें बताऊँ, महाराष्ट्र में जो है थालघाट और भोरघाट, थालघाट जो दर्रा है महाराष्ट्र में ही स्थित है जो कि मुंबई और पुणे को जो है अलग करता है, और मुंबई और नासिक को जो है थालघाट अलग करता है। इसी के साथ साथ भोरघाट जो दर्रा है वो मुंबई और पुणे को अलग करता है। ये हमारा महाराष्ट्र था। इसके अलावा मैं बात करूं, हाल ही में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक ने कोरोना की तीसरी लहर को सचेत किया है। देखो भारत सरकार के जो प्रधान वैज्ञानिक हैं उन्होंने ये कहा कि भारत में जो है कोरोना की 3rd वेव आने ही वाली है और उसको जो है नहीं रोका जा सकता। तो जो विजय राघवन है वो भारत के जो प्रधान वैज्ञानिक हैं, इनका ये कहना है कि भारत में कोरोना की 3rd वेव को नहीं रोका जा सकता क्योंकि हमारे पास संसाधनों की इतनी कमी है, ऑक्सीजन को ही लेकर के हमारे पास कमी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को, जो केंद्र सरकार है उसको पहले ही कह दिया है कि आप जो है ऑक्सीजन का ऑडिट कीजिए और ऑक्सीजन का ऑडिट करके हमें बताइए कि आपके पास ऑक्सीजन की कितनी उपलब्धता है। क्योंकि यदि आप 3rd वेव आती है कोरोना की तो उसमें जो है आप किस तरीके से उसको हैंडल कर पाते हैं, क्योंकि अभी जो है सरकार ने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है, इनके पास कोई भी उपाय नहीं है ऑक्सीजन का। यदि आपको आज ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो आपको नहीं मिलेगी। तो ये जो है सरकार का हाल है। पिछले वर्ष 2020 में जब कोविड-19 आया था तब से अब तक जो है 2021 एक साल था, ये क्या करते रहे? इनको कोविड जो ऑक्सीजन सेंटर है, वैक्सीनेशन सेंटर है, ये लगाने चाहिए थे लेकिन इन्होंने नहीं लगाए। वैक्सीनेशन ऑक्सीजन का जो संयंत्र है वो भी नहीं लगाए गए। एक साल तक क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ चुनावों की तैयारियां हुई। बिहार का चुनाव हुआ, खूब प्रचार किया गया, सरकार भी बना ली गई। सब बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरला सब में चुनाव हुआ, पूरी तरीके से रैलियां की गई, कोई समस्या नहीं रही। जब कोविड-19 आया तो लापरवाही दर्शा दी गई। अब जो है लॉकडाउन का बहाना बनाया जा रहा है। तो इन जो सरकारें हैं, गैर जिम्मेदाराना सरकारें हैं, इनको जो है इस पर सोचना चाहिए कि भारत में जो है लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। आर्टिकल 21 हमारा ये कहता है कि आपको जो है जीवन जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। ये सरकार को समझना चाहिए। केंद्र जो सुप्रीम कोर्ट है काफ़ी फटकार लगा रहा है केंद्र सरकार को, इनको समझना। और जो हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट, उसकी भी फटकार लगाई गई है। इसके अलावा मैं बात करूं ऑप्शन के बारे में, के सिवान को आप जानते होंगे, इसरो के अध्यक्ष हैं, और जी सतीश रेड्डी DRDO के अध्यक्ष हैं, और माधवन नायर जो हैं इनके बारे में ध्यान रखिएगा, इसरो के ही अध्यक्ष थे। जब हमारा चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था उस समय माधवन नायर जो इसरो के अध्यक्ष थे। ये आप देख सकते हैं विजय राघवन है। कोरोना की 3rd वेव आने ही वाली है, ये इनका कहना है, आएगी फक्स। तो ये देखिए कोरोना का क्या हाल है भारत में, ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से पूरे भारत में कोरोना जो है बुरी तरीके से फैल चुका है। डेली जो है लगभग 3 लाख 4 लाख केस जो हैं डेली कोरोना के आ रहे हैं। और लेकिन ये डेटा कहाँ तक सही है इस पर भी चर्चा का ये विषय है।
इसके अलावा बात करेंगे भारत में वैक्सीनेशन का क्या हाल चाल है। 16 जनवरी 2021 को भारत में वैक्सीनेशन स्टार्ट होती है। विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम भारत में ही स्टार्ट हुआ, क्योंकि भारत की जनसंख्या ही हमारी इतनी ज़्यादा है, तो वैक्सीनेशन भी कार्यक्रम बड़ा होना ही चाहिए था। कोविशील्ड वैक्सीन है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के द्वारा बनाई गई और भारत में सीरम इंस्टीट्यूट पुणे इसको बना रहा है। साथ ही साथ कोविशील्ड जो है इसको भारत बायोटेक हैदराबाद बना रहा है और इसको जो है कोवैक्सीन जो है पूरी तरीके से स्वदेशी वैक्सीन है और वैक्सीनेशन का कार्य भी चल रहा है 18 प्लस से। यदि आप 18 से ज़्यादा उम्र के कोई भी व्यक्ति हैं तो आप जो है वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। साथ ही साथ बात करूंगा स्पुतनिक वी जो वैक्सीन है वो रूस की वैक्सीन है और ये विश्व की पहली वैक्सीन है जिसको मान्यता दी गई थी, रूस के द्वारा इसको मान्यता दी गई। इसको भी जो है भारत में मान्यता दी जा चुकी है। इसके अलावा टीका उत्सव भी भारत में मनाया गया। देखिए उत्सव तो खूब मनाए जा रहे हैं, वैक्सीनेशन जो है लोगों को नहीं मिल पा रही है। 11 से लेकर के 14 अप्रैल तक वैक्सीनेशन टीका उत्सव मनाया गया। देखो 11 जो अप्रैल है इसको होता है महात्मा ज्योतिबा राव फुले जयंती और 14 अप्रैल को होती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती। तो कोई एक मॉडर्ना वैक्सीन है जिसको WHO ने अनुमति दे दी है, क्योंकि ये US बेस्ड जो है वैक्सीन है। तो मॉडर्ना के आपातकाल उपयोग को जो है WHO के द्वारा अनुमति दी गई है। इसके साथ ही बात करेंगे आज के हम टॉपिक ऑफ द डे के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग के बारे में। इसमें जो है भारतीय संविधान के कितने भाग हैं इसके बारे में हम जानेंगे। देखो सबसे पहले मैं भारतीय संविधान के बारे में कुछ चीज़ें और बता देता हूँ, उससे पहले हम भागों के बारे में आएंगे। सबसे पहले आप जान लीजिएगा भारतीय जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया था। इसीलिए भारत में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ ही साथ 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो जाता है। तो भारतीय संविधान जब लागू हुआ था तो उस वक्त जो है 22 भाग थे, टोटल जो है 22 भाग थे। अब जो टोटल भागों की संख्या है वो बढ़ करके 25 हो चुकी है। किस तरीके से 25 हुई है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो अभी जो 22 भाग हैं उसमें से एक एक करके हम पढ़ लेते हैं, एक एक तरीके से आपको याद हो जाएंगे। सबसे पहले आप देखिए भाग 1 हमारा ये कहता है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। इसका जो अनुच्छेद है 1 से लेकर के 4 तक में जो है इसका दिया गया है कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, मतलब भारत का जो पूरा भारत है हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इनके बारे में भाग 1 में लिखा गया है। अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक इसका वर्णन है। अनुच्छेद 1 हमारा ये कहता है कि भारत में जो कितने राज्य हैं उनकी संख्या पता होना चाहिए आपको। जैसे 28 राज्य हैं, हाल ही में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, अनुच्छेद नंबर 1 में लिखे गए हैं। 2 में हमारा ये कहा गया है कि यदि कोई भी मान लीजिए विदेश का राज्य है, कोई भी भारत से बाहर का राज्य है, वो यदि भारत में शामिल होना चाहता है तो वो भारत में शामिल हो सकता है। 3 अनुच्छेद में ये लिखा गया है कि ये जो अगर मान लीजिए कोई भी राज्य है, तो जैसे भारत में कोई भी राज्य है उसका जो है 2 टुकड़ों में भी किया जा सकता है, उसका नाम भी परिवर्तन किया जा सकता है, संसद के द्वारा ये किया जा सकता है। ये भारत भाग 1 में लिखा गया है। इसके बाद भाग 2 हमारी कहती है नागरिकता के बारे में। देखो नागरिकता जो है भारत की किसके बेस पे दी गई, तो जब भारत में नागरिकता संशोधन जो पहला नागरिकता अधिनियम आया था 1955 का, इसके आधार पर जो है नागरिकता दी गई। तो इसका जो अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है भारत में नागरिकता है। तो ध्यान रखिएगा, पहला भाग हमारा संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र था, दूसरा भाग हमारा नागरिकता है, तीसरा है हमारा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो कि हमको मिले हुए हैं। देखो मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में फ़र्क ये होता है कि ये हमको संविधान से मिले हुए हैं, ये हमसे कोई नहीं छीन सकता है। लेकिन यदि कानूनी अधिकार है उसको जो है संसद छीन सकती है कानून बना करके, मौलिक अधिकार हमारे नहीं छीने जा सकते हैं। इसकी जो संकल्पना है वो संयुक्त राज्य अमेरिका USA के द्वारा जो है इनको लिया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। बात करेंगे भाग 4 DPSP नीति निर्देशक तत्व के बारे में। ये जो है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक जो है नीति निर्देशक तत्व होते हैं। भाग 4 में इनको लिखा गया है। DPSP भी हम इनको कह देते हैं। और इनको लिया कहाँ से गया है वो यदि मैं आपको बताऊं तो इनको जो है आयरलैंड से लिया गया है। तो आयरलैंड के द्वारा नीति निर्देशक तत्व लिए गए। साथ ही साथ जो 36 से लेकर के 51 तक DPSP हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा मौलिक कर्तव्य जो हैं वो किस तरीके से जोड़े गए। तो मौलिक कर्तव्य जो है 51A में जो है इसको जोड़ा गया था। तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था इमरजेंसी के वक्त में, तब जो है इसको जोड़ा गया था 42 में। तब जो है जब जोड़े गए तो 10 जो है इसमें जोड़े गए थे। इसकी संकल्पना जो है USSR से ली गई। तो इसमें जो है जो सोवियत संघ रूस था उस वक्त। देखो अगर मान लीजिए आपको राज्य जो है मौलिक अधिकार देता है कि आपको ये करने का अधिकार है, आपको बोलने की आज़ादी है, आपको कानून के समक्ष समता की आज़ादी है, उसके बाद जो मौलिक अधिकार होते हैं इनके खिलाफ आप जो है सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। इसके बाद जो है
जो नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं हमारे डीपीएसपी जो होते हैं, ये राज्य के लिए बनाए जाते हैं, मतलब सरकार के लिए बनाए जाते हैं। सरकार जो है लोक कल्याणकारी राज्य बनाएगी, जिसके लिए लोक कल्याणकारी नीतियां भी बनाएगी। तो इसको लेकर के जो है डीपीएसपी बनाए जाते हैं। तो डीपीएसपी के बारे में खास बात यह है कि इनको लेकर के आप कोर्ट न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। तो न्यायालय में ये परिवर्तनीय नहीं है, और लेकिन मौलिक अधिकारों को आप जो है जा सकते हैं। तो आपको मौलिक अधिकार भी मिल जाते हैं, नीति निर्देशक तत्व भी मिल जाते हैं। तो नागरिकों का भी कोई ना कोई मौलिक कर्तव्य होता है जो भी मिलना चाहिए। तो इंदिरा गांधी के समय में 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में, तब 10 जो हैं वो जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य। साथ ही साथ इसमें जो है एक संशोधन हुआ 86वां संविधान संशोधन, तो इसमें जो है शिक्षा का अधिकार भी जोड़ दिया गया। शिक्षा मतलब जो पेरेंट्स होंगे वो अपने बच्चों को शिक्षा भी दिलाएंगे, इसको जो है 11वें जो मौलिक कर्तव्य वो जोड़ दिया गया था। इसके बाद भाग 5 जो है, भाग 5 में आता है संघ। संघ का मतलब जो केंद्र, जो हमारा केंद्र है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इसमें आती है। 52 से लेकर के 151 तक जो है इसका अनुच्छेद का वर्णन है। इसमें राष्ट्रपति भी आते हैं, उपराष्ट्रपति भी आते हैं, संसद भी आती है, सुप्रीम कोर्ट भी आता है। ये सब चीज़ें जो है संघ के अंदर आती हैं, अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक। अब जब संघ आ गया तो संघ के बाद राज्य भी आना है। जिस तरीके से संघ में सरकार चलती है, जैसे लोकसभा राज्यसभा होती है, उसी तरीके से राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है। जिस तरीके से आप ध्यान रखिएगा, मान लीजिए से एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में अपर सदन क्या होता है, राज्यसभा होता है। उसी तरीके से जो स्टेट होता है, राज्य होता है, उसमें उच्च सदन विधान परिषद होता है, निचला सदन विधानसभा होता है। तो इसका जो वर्णन है भाग 6 में लिया गया है, और इसका अनुच्छेद आप ध्यान रखिएगा 152 से लेकर के 237 तक इसके बारे में दिया गया है। इसी में गवर्नर आता है, राज्य का राज्यपाल आता है, मुख्यमंत्री आता है, राज्य के हाईकोर्ट आते हैं। ये सब चीज़ें जो है राज्य के अंदर आती हैं। भाग 6 में जो है इनको लिया गया है। देखो भाग 7 जो है इसको हटा दिया गया। भाग 7 जो है इसमें अनुच्छेद 238 था, इसको हटा दिया गया। पहली अनुसूची के भाग खा के इसमें राज्य थे, इनको हटा दिया गया। ये जो है भाग 7 जो है अब संविधान में शामिल नहीं है। बात करेंगे भाग 8 के बारे में। अब जब पहले हमने मान लीजिए संघ पढ़ लिया, यूनियन पढ़ लिया, उसके बाद राज्य पढ़ लिया, अब क्या बचा, यूटी बचा। तो यूटी जो है भाग 8 में आता है। तो भाग 8 में यूनियन टेरिटरी जो है भारत में अभी जिनकी संख्या 8 है, तो इनको जो किस अनुच्छेद में रखा गया है वो यदि मैं आपको बताऊं तो 239 से लेकर के 242 तक संघ राज्य क्षेत्र जो है उनको रखा गया है। उसके बाद आती है पंचायती राज। पंचायती राज व्यवस्था जो है इसको कैसे जोड़ा गया था भारतीय संविधान में, वो मैं आपको बताऊं। 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1993 में, इसके द्वारा इनको जोड़ दिया गया। तो इसमें जो है 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, तो पंचायत को जो है इसके द्वारा जोड़ा गया था। इसमें जो है ए से लेकर के ओ तक जो है 15, तो ये हो जाते हैं। तो टोटल 16 आर्टिकल जो हैं इसके अंदर आते हैं। तो इसमें जो है अनुच्छेद जो अनुसूची हमारी 11वीं नंबर की है, उसमें 29 विषय टोटल शामिल हैं। इसके बाद बात करूंगा 9 का। इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है वो हमारी जैसे ग्राम लेवल पर होती है, ग्राम प्रधान होता है, ब्लॉक लेवल होता है, जिला लेवल होता है। उसी तरीके से जैसे जो हमारे नगर पालिका का परिषद होता है, जैसे चेयरमैन पद होता है हमारा, उसके बाद जिला पंचायत होता है, मेयर का पद होता है। तो ये सब जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के भाग है। तो 9 का जो है हमारा 74वां संविधान संशोधन हुआ 1993 में, जो ये लागू होता है, तो इसके द्वारा जो है नगर पालिका को जोड़ दिया गया। तो इसमें जो है इसमें टोटल 18 विषय जो हैं इसमें प्रदान किए गए थे। इसके बाद बात करूंगा 9 खा, इसमें सहकारी समितियां जोड़ी गई। इसको 97वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था, 9 खा। इसके बाद बात करेंगे भाग 10 हमारा क्या कहता है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र SC एंड ST की बात जो है वो भाग 10 में की गई है। ध्यान रखिएगा अनुच्छेद इसमें 244 और 244A, ये जो है दो जो है इसमें अनुच्छेद हैं। 244A जो है इसमें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसके बाद जब हम मान लीजिए SC ST की बात हो गई, उसके बाद संघ और राज्यों के मध्य संबंध। मान लीजिए 1 और 1 क्या होता है, 1 और 1 11 होते हैं हमारे, 1 और 1 11, तो क्या होगा, इस संघ और राज्य के मध्य जो संबंध है हमारे इसमें हो जाते हैं। तो इसके जो अनुच्छेद है वो यदि मैं आपको बताऊं तो 245 से लेकर के 263 तक जो है इसका वर्णन है। देखो हम एक एक करके जो हमारे जो भाग पड़े वो मैं आपको दोबारा बता देता हूं। देखिए सबसे पहला भाग हमारा क्या था, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में है, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक इसका वर्णन है। दूसरा ध्यान रखिएगा नागरिकता है 5 से लेकर के 11 तक। इसके बाद बात करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में, 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार है। उसके बाद नीति निर्देशक तत्व जो है DPSP जिनको कहा जाता है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक ही आते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे
जो हमारा भाग 4 का है, जिसमें मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं, वो इसमें आ जाते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा अनुच्छेद जो भाग 5 है, उसमें यूनियन आता है, संघ आता है हमारा। उसके बाद राज्य आ जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो है अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक। उसके बाद भाग 7 को हटा दिया गया, 238 अनुच्छेद था, बाहर कर दिया गया। 8वां भाग है राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी, जो 239 से लेकर के 242 तक है। पंचायती राज व्यवस्था, 73वीं पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। 9 का जो है इसमें नगर पालिका जोड़ी गई, 9 खा में सहकारी समितियां जोड़ी गई, और 10वां भाग जो है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र SC एंड ST, अनुच्छेद 244 का। इसके बाद जो भाग 11 है संघ और राज्य के मध्य संबंध, 245 से लेकर के 263 तक। तो दोस्तों ये इस क्लास में हमने जो है अभी तक की जो 11 भाग हैं इनको पढ़ा है। इसके आगे टोटल 22 भाग हैं, वो अगले क्लास में कर लेंगे। तो ये था दोस्तों हमारा आज का करंट अफेयर। तो गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।